चिल्ड्रन, आज हम 9th स्टैंडर्ड का लेसन नंबर 5 पढ़ेंगे, स्वराज की नींव। क्या नाम है? स्वराज की नींव, जो विष्णु प्रभाकर जी का लिखा हुआ लेसन है। विष्णु प्रभाकर का जन्म मुजफ्फर ज़िले के मीरनपुर गांव में हुआ था। इन्होंने प्रारंभिक शिक्षा अपने गांव में और उच्च शिक्षा हिसार में प्राप्त की। हिसार जो हरियाणा में। कई वर्षों तक पंजाब सरकार की सेवा करने के बाद सन 1974 से ये दिल्ली आ गए और तब से दिल्ली रहकर पूर्ण समय के लिए साहित्य सेवा में लगे हैं। आपने कहानी, उपन्यास, जीवनी, नाटक, एकांकी, संस्मरण और रेखाचित्र आदि विधाओं में पर्याप्त मात्रा में लिखा है। तो ये उनकी बहुत सारी लिखी हुई रचनाएं हैं। किसकी? विष्णु प्रभाकर जी की। तो ये जो हम जो लेसन पढ़ने वाले हैं, प्रस्तुत एकांकी है। ये एक ड्रामा बोलते हैं ना, एकांकी है वो। स्वराज की नींव में प्रथम स्वतंत्रता संग्राम 1857 में लक्ष्मीबाई के त्याग और संघर्ष का वर्णन किया गया है। स्वराज की नींव रखने में स्त्रियों की भी महत्वपूर्ण भूमिका रही है। हमारा देश स्वतंत्र हुआ तो उसमें स्त्रियों ने भी अपनी महत्वपूर्ण भूमिका अदा की है। प्रस्तुत एकांकी के पात्र स्वराज की नींव के पत्थर हैं, जिनके त्याग, तपस्या व बलिदान के द्वारा भले ही स्वराज प्राप्त नहीं हुआ, लेकिन वे स्वराज की नींव का पत्थर बनकर जनमानस में देश प्रेम व नव जागरण की भावना जगाने में अपनी सार्थकता समझते हैं। उन्होंने अपनी जीत नहीं पाई युद्ध तो क्या हुआ, लेकिन उन्होंने अपना योगदान तो पूरा दिया। लक्ष्मीबाई के बारे में कहा जाता है कि खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी, बुंदेलहर बोलो के मुँह हमने सुनी कहानी थी। और खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी, वो झांसी की रानी थी। तो यहाँ हम जो ये लेसन पढ़ रहे हैं, इसमें जो है अंग्रेजों ने उनसे उनका राज्य छीन लिया था। झांसी भी छीन ली थी, कालपी भी छीन लिया था, और अब ग्वालियर में वो रह रही थी और ग्वालियर भी उनसे छीनने के लिए अंग्रेज आ रहे थे। उस वक्त में उन्होंने अपने थोड़े से सैनिकों के साथ में मिलके किस तरह से देश को और झांसी को आज़ाद कराने के लिए अपना प्रयास किया, तो वो हम इस लेसन में पढ़ेंगे। जो पात्र हैं इसमें, क्योंकि एकांकी है, एक तरह का ड्रामा खेला जा रहा है जैसे, तो लक्ष्मीबाई है और उनकी एक सखी है, उसका नाम है जूही, और दूसरी है मुंदर। रघुनाथ राव है, तात्या है और सेना नायक है। ये इतने सारे लोग हैं इसमें। तो इन सब के द्वारा इनके अपने अपने डायलॉग होंगे जब हम लेसन अभी पढ़ रहे होंगे। तो रंगमंच है, यानी कि स्टेज सजा हुआ है, स्टेज पे पार्ट प्ले कर रहे हैं झांसी की रानी का। बच्चे हैं या बड़े हैं, एक ड्रामा प्ले किया जा रहा है। तो रंगमंच पर युद्ध भूमि का दृश्य अंकित किया गया है, युद्ध भूमि का दृश्य बनाया गया है। कैंप कहीं पास ही लगा हुआ है। महारानी लक्ष्मीबाई के तंबू का एक भाग दिखाई देता है, एक थोड़ा सा भाग जो है, तो वो जो तंबू बने हुए युद्ध के मैदान में लक्ष्मीबाई का तंबू है, वो दिखाई दे रहा है। पर्दा उठने पर महारानी लक्ष्मीबाई अपनी सखी जूही के साथ उत्तेजित अवस्था में मंच पर प्रवेश करती है और दोनों लाल कुर्ती के सैनिकों की वेशभूषा में है। कैसे? लाल रंग की उन्होंने यूनिफॉर्म पहनी हुई है युद्ध के लिए। तो लक्ष्मीबाई पहले क्या बोलती है वो सुनो जूही के साथ में। मेरे देखते देखते क्या से क्या हो गया जूही, झांसी, कालपी, ग्वालियर कहाँ गई, परंतु मंजिल है कि पास आकर भी हर बार दूर चली जाती है। स्वराज को आते हुए देखती हूँ, मुझे लगता है कि अब तो स्वराज मुझे मिल जाएगा, परंतु दूसरे ही क्षण मार्ग में हिमालय अड़ जाता है। हिमालय अड़ जाने का मतलब है कि बहुत सारी मुसीबतें उनकी राह में आके खड़ी हो जाती हैं। एक मुसीबत में से निकलती हैं तो दूसरी मुसीबत सामने फिर से आ जाती है। उसे पार करती हैं तो महासागर की डरावनी लहरें थपेड़े मारने लग जाती हैं। यानी कि हिमालय जैसी ऊंचाई बड़ी मुसीबत सामने आई, वो पार किया तो उसके आगे बहुत बड़ा तूफानी समुद्र खड़ा हुआ है। अब वो मतलब उससे भी बड़ी एक और मुसीबत उनके सामने खड़ी रहती है। उनसे जूझती हूँ तो नाविक सो जाते हैं। अब जिनको नाव चलानी है, समुद्र में किनारे पर पहुंचाना है, तो नाविक सो गए, यानी कि जो उनके सेनापति थे वो, उनका जोश कम हो जाता है। देखो जूही अपनी सखी से बोल रही है, देखो जूही उधर क्षितिज पर देखो। क्षितिज बोलते हैं जहाँ पे जमीन और आसमान दोनों मिल रहे हैं, वो जगह को बोलते हैं क्षितिज। कैसी लपलपाती हुई लपटें उठ रही हैं, सारा आकाश धूम घटाओं से छाया हुआ है। प्रलय की भूमिका है, लेकिन राव साहब हैं कि रक्तमंडल की छाया में ऐशो आराम में मशगूल हैं। वो बोलती है कि राव साहब तो जो हैं वो तो सिर्फ ऐशो आराम करने में ही बिजी चल रहे हैं, उनको तो पड़ी ही नहीं है कि मुझे अपने देश, अपने राज्य को किस तरह से बचाना है अंग्रेजों से। आवेश में आते सहसा मौन हो जाती है, थोड़ा गुस्से में आती है रानी, फिर उसे एकदम से शांत हो जाती है, चुप हो जाती है। जूही कुछ कहने के लिए मुँह खोलती है कि महारानी फिर बोल उठती है, जूही जूही मैंने प्रतिज्ञा की थी कि मैं अपनी झांसी को नहीं दूंगी। उन्होंने क्या प्रतिज्ञा की थी रानी लक्ष्मीबाई ने, कि मैं अपनी झांसी किसी को नहीं दूंगी, लेकिन झांसी हाथ से
निकल गई। उन्हें इस बात का पछतावा है कि वो उनके हाथ से झांसी निकल गई है। जूही सहसा तीव्र होकर, नहीं नहीं, झांसी हाथ से नहीं निकलेगी। गुस्से में बोल रही हूँ, मैं अपनी झांसी नहीं दूंगी, मैं अकेली हूँ। लेकिन उससे क्या, मैं अकेली ही झांसी लेकर रहूँगी। मैं अकेली ही पड़ गई हूँ तो क्या, मेरे सैनिक मेरा साथ नहीं दे रहे तो क्या हुआ, लेकिन हम अपनी झांसी को फिर से वापस लेकर ही रहूँगी। जूही, कौन कहता है कि आप अकेली हैं महारानी, आप तो गीता पढ़ती हैं, फिर ये निराशा कैसी। हमने पहले भी आपको एक लेसन पढ़ाया था, उसमें बताया था कि निराश कभी नहीं होना चाहिए। बताया था ना, कैसी भी परिस्थिति आ जाए लेकिन हमको निराश नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पे भी जूही उनको समझा रही है कि आप गीता पढ़ती हो, फिर आप कैसे भगवत गीता पढ़ रही हो, फिर भी निराशा के बादल आपके ऊपर छाए हुए, क्यों निराश हो रही हो। लक्ष्मीबाई बोलती है, मैं निराश नहीं हूँ, मैं जानती हूँ कि मैं झांसी लेकर रहूँगी। लेकिन क्या तुम नहीं जानती कि उस दिन बाबा गंगादास ने मुझसे क्या कहा था। अब ये यहाँ पे याद रखना, ये वाला जो हम पढ़ रहे हैं कि बाबा गंगादास ने रानी लक्ष्मीबाई से क्या कहा था, जब तक हमारे समाज में छुआछूत और ऊंच नीच का भेद नहीं मिट जाता, हमारे समाज से जब तक छुआछूत का भेद खत्म नहीं हो जाता, तब तक हम विलास प्रियता को छोड़कर जन सेवक नहीं बन जाते, हम ऐशो आराम छोड़कर अपने प्रदेश को आज़ाद कराने के लिए नहीं लग जाते, तब तक स्वराज्य नहीं मिल सकता है। तब तक किसी हालत में भी स्वराज्य को हम प्राप्त नहीं कर पाएंगे। वो मिल सकता है केवल सेवा, तपस्या और बलिदान से। स्वराज्य कैसे प्राप्त हो सकता है, सेवा करने से, तपस्या से और बलिदान से। जूही फिर बोलती है, लेकिन महारानी उन्होंने यह भी तो कहा था, मतलब किसने, बाबा गंगादास ने यह भी तो कहा था कि स्वराज्य प्राप्ति से बढ़कर है स्वराज्य की स्थापना के लिए भूमि तैयार करना। घर बनाना है तो उसके पहले जमीन खरीदनी है ना, उसकी नींव तैयार करनी है ना, तो ही तो उसके ऊपर हम बिल्डिंग खड़ी करेंगे, अपना घर बनाएंगे, बंगला बनाएंगे। स्वराज की नींव का पत्थर बनना, नींव का पत्थर मजबूत होना चाहिए तो ही इमारत जो उस पर टिकी रहेगी। सफलता और असफलता देवों के हाथ में है, मतलब सफलता मिलेगी कि असफलता मिलेगी ये कोई नहीं जानता है, ये तो ईश्वर के हाथ में है। लेकिन इंसान को प्रयास जरूर करते रहना चाहिए। लेकिन नींव के पत्थर बनने से हमें कौन रोक सकता है, वह हमारा अधिकार है, वो हम काम तो शुरू कर सकते हैं ना, सिर्फ भाग्य के भरोसे तो नहीं बैठे रह सकते ना। लक्ष्मीबाई, फिर लक्ष्मीबाई बोलती है, मुस्कुरा रही है अभी, शाबाश मेरी कर्नल, अपनी जूही को तो उसने हौसला अफजाई की अपनी रानी की, तो वो बोलती है, शाबाश मेरी कर्नल, तुम लोगों से मुझे यही आशा है। जिस स्वराज्य की नींव तुम जैसी नारियां बनने जा रही हैं वह निश्चय ही महान होगा। मुझे इस बात की चिंता नहीं है कि वह मेरे जीवन काल में आता है या नहीं, मतलब मैं जिंदा रहती हूँ तब तक हम अपनी झांसी को फिर से प्राप्त कर पाते हैं कि नहीं, लेकिन मुझे इस बात का दुख अवश्य है कि हमारे पास शक्ति है फिर भी हम दुर्बल हैं, हमारे पास बुद्धि है, टैलेंट है, सब कुछ है, फिर भी हम कमज़ोर क्यों हैं। हमारे पास तात्या जैसे सेनापति हैं, फिर भी हमारी सेना में अनुशासन नहीं है, डिसिप्लिन नहीं है। हमारे पास इतना अच्छा सेनापति है तात्या जैसा, हमारे पास ग्वालियर का किला है, फिर भी हम कुछ नहीं कर पा रहे हैं। झांसी छिल गई, कालपी छिल गई, लेकिन उसके बाद ग्वालियर तो बचा हुआ है, फिर भी हम कुछ नहीं कर रहे, क्यों, जानती हो क्यों। तो जूही बोलती, जानती हूँ महारानी, हम विलासिता में डूब गए हैं, मतलब हम ऐशो आराम में डूब गए हैं। तभी मुस्कुराती हुई मुंदर वहाँ प्रवेश करती है। तभी कौन आती है, एक और उसकी सैनिक है, सखी भी है, वो मुंदर वहाँ पे आ जाती है। अभी तक कौन बात कर रहा था, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई और जूही, अब कौन आई वहाँ पे, मुंदर। मुंदर बोलती है, कौन कहता है कि हम विलासिता में डूब गए हैं। विलासिता में डूबे हैं राव साहब, बांदा के नवाब, सेनापति तात्या। जूही सहसा, मतलब अचानक, नहीं मुंदर सेनापति नहीं। मुंदर मुस्कुराती है, ओ समझी, तुम तो उनका पक्ष लोगी ही। जूही दृढ़ स्वर में, मैं उसका पक्ष नहीं लेती, लेकिन जो तथ्य है उसको छिपाया नहीं जा सकता, जो प्रूफ है उसको छिपाया नहीं जा सकता। सरदार तात्या राव साहब को अपने तन मन का स्वामी मानते। मुंदर, और तुम उनको अपना स्वामी मानती हो। जूही, हाँ मैं उनको अपना स्वामी मानती हूँ और मानती रहूँगी, लेकिन उनसे भी अधिक मैं महारानी को अपना स्वामी मानती हूँ, और महारानी से भी बढ़कर मैं अपने देश को अपना स्वामी मानती हूँ। देश के लिए मैं सरदार को भी ठुकरा सकती हूँ और ठुकरा भी चुकी हूँ। सुन मुंदर सक पकाकर, जूही तू तो नाराज हो गई, मेरा ये मतलब नहीं था, मैं तो केवल इतना ही कहना चाहती थी कि जब तूने उन्हें अपना स्वामी मान लिया है तो तू उन्हें रोकती क्यों नहीं है, मतलब तात्या को तू समझाती क्यों नहीं है। जब तू उनसे प्रेम करती है तो उन्हें ये बात भी समझा कि देश के लिए कुछ करें, सिर्फ ऐशो आराम में ना बैठे रहें। लक्ष्मीबाई, जूही ने उन्हें टोका है। मुंदर, मैं जानती हूँ, जब राव साहब के कहने पर तात्या इसे नाचने के लिए बुलाने को आए थे तो इसने उनको बुरी तरह धुतकार दिया था,
जो जूही है वो बहुत अच्छी डांसर भी है, तो वो डांस भी करती है। जूही बोलती है, हाँ रानी, मैं स्वराज के लिए नाच सकती हूँ, बराबर नाचती रहूंगी, परंतु विलासिता में डूबने के लिए अपनी कला को किसी के गले की फांसी नहीं बना सकती हूँ। जो मुझको ऐसा करने के लिए कहते हैं उनको मैं ठोकर ही मार सकती हूँ, उनको तो मैं ठुकरा सकती हूँ। मैं ऐसे नहीं नाचूंगी, विलासिता के लिए नहीं नाचूंगी। लक्ष्मीबाई दीर्घ निश्वास लेकर ऐसे करके, ठोकर ही तो नहीं मार सकती जूही, यही डर तो हमें कचोट रहा है। अगर ठोकर मारकर हम उनकी मधोशी दूर कर सकते तो बात ही क्या थी। अगर हम उनको जगा सकते तो फिर क्या था। अगर हम उनके छोड़ के जगह थोड़ी सकते हैं, काम तो उनसे ही लेना है हमको। जूही, भाई साहब, मैं औरों की बात नहीं जानती, मुझे आज्ञा दीजिए, मैं ठोकर मारने को तैयार हूँ। मुंदर, और मैं भी तैयार हूँ भाई साहब, हम सब चलकर उनकी नींद हराम कर दें। लक्ष्मीबाई, नहीं मुंदर नहीं, हम उनकी नींद हराम नहीं कर सकते। अब तो दुश्मन को की ही ठोकर ही उनको उनकी नींद से जगा सकती है। जूही, दुश्मन की ही ठोकर, ये आप क्या कह रही हैं? लक्ष्मी, हाँ जूही, दोस्त की ठोकर अविश्वास की खाई को और भी चौड़ा कर देती है। क्या तुम नहीं जानती कि हम एक दूसरे को किस दृष्टि से देखते हैं? क्या ऐसी स्थिति में मेरे कुछ कहने से शंकाओं की घटा और भी गहरा नहीं उठेगी? शंका जो है एक दूसरे के ऊपर, वो और भी ज़्यादा गहरी नहीं हो जाएगी? तो मुंदर बोलती है कि भाई साहब ठीक कहती हैं। भाई साहब, बड़ी बहन को भाई साहब ठीक कहती हैं। शंकाएं अविश्वास पैदा करती हैं और उस अविश्वास से उत्पन्न निराशा को दूर करने के लिए पायल की झंकार और भी जनक उठेगी। श्रीखंड और लड्डुओं पर जान देने वाले ब्राह्मणों के आशीर्वाद का स्वर और भी तेज उठेगा। सहसा यानी कि अचानक कहीं दूर तोपों का स्वर उठता है, कहीं तोप चलने की आवाज़ आती है। लक्ष्मीबाई, और जूही, तू अगर तात्या को खोज सके तो तुरंत उन्हें यहाँ आने के लिए कह। कौन बुला रही है? लक्ष्मीबाई बुला रही है। किसको? तात्या को। जूही को बुलाने के लिए बोल रही है। जूही, तू जाके देख, तात्या को बुला के लेकर आ। जूही, खोज क्यों नहीं सकती? आपकी आज्ञा होने पर मैं उन्हें पाताल से भी खींच कर ला सकती हूँ। पाताल में से भी ले आऊंगी ढूंढ के। जाने को मूर्ति और रघुनाथ राव तेजी से प्रवेश करते हैं। तभी वहाँ पे रघुनाथ राव आ जाते हैं। रघुनाथ राव, महारानी आपने सुना? लक्ष्मीबाई, क्या रघुनाथ? रघुनाथ राव, महारानी, जनरल रोज की सेना ने मुरार में पेशवा की सेना को हरा दिया। किसने हरा दिया? जनरल रोज की सेना ने। किसकी सेना को? मुरार की सेना को। पेशवा की सेना को हरा दिया मुरार में। जूही कांप कर, क्या पेशवा की सेना हार गई? लक्ष्मीबाई, पेशवा की सेना हार गई, ये अच्छा ही हुआ। अब पेशवा की आंखें खुलेंगी। रघुनाथ, अपनी सेना को तैयार होने की आज्ञा दो। रोज ग्वालियर का किला नहीं ले सकेगा। जो अंग्रेज है उसका नाम है रोज, वो ग्वालियर का किला नहीं रह सकेगा, हमसे छीन नहीं सकेगा। इसलिए लक्ष्मीबाई रघुनाथ को बोलती है कि तुम अपनी सेना को तैयार कर दो। रघुनाथ बोलता है कि मैं जानता हूँ वह कभी नहीं ले सकेगा। मैं अभी सेना को कूच के लिए तैयार करता हूँ, यानी कि लड़ाई के मैदान में जाने के लिए तैयार करता हूँ। केवल आपको सूचना देने के लिए आया था, सिर्फ आपको बताने के लिए आया और चला जाता है। लक्ष्मीबाई, और जूही तुम भी जाओ। सहसा बाहर देखती है लक्ष्मीबाई, लेकिन ठहरो, शायद सेनापति तात्या इधर ही आ रहे हैं। जूही बाहर देखकर, जी हाँ, ये तो सरदार तात्या ही है। सरदार तात्या का प्रवेश, जो सरदार तात्या है वो लक्ष्मीबाई के सामने आ जाते हैं। लक्ष्मीबाई, कहिए सरदार तात्या, आज आप इधर कैसे भूल पड़े? आज इधर का रास्ता कैसे आप भूल गए? कैसे आना हुआ आपका? तात्या, भाई साहब, मैं किसी के लिए सरदार हो सकता हूँ। उन्होंने सरदार बोला तो वो शर्मिंदा हो जाते हैं तात्या। ठीक है, क्या बुलाया था उनको? सरदार तात्या कह के बुलाया था। तो वो बोलते मैं किसी के लिए सरदार हो सकता हूँ, पर आपके लिए तो सेवक ही हूँ। मैं आपका सेवक हूँ, आप मुझे सरदार कह के इतना बड़ा पद न दें। लक्ष्मीबाई व्यंग से, मतलब मजाक उड़ा के, इतने बड़े सेनापति को इस प्रकार एक नारी के सामने झुकते लज्जा नहीं आती? मैं एक नारी हूँ, तुम मेरे सामने झुक रहे हो, तुमको शर्म नहीं आ रही है? खैर छोड़ो इस बात को, ये तुम्हारी विनम्रता है, ये तुम्हारी पोलाइटनेस है। लेकिन ये तोपों की आवाज़ कैसी आ रही है? कौन सा उत्सव मनाया जा रहा है? शायद चाटुकारों में जागीर बांटना भी खत्म नहीं हुआ है। जो चाटुकार यानी कि जो तुम्हारे चापलूस है, जो तुम्हारी चापलूसी करते रहते हैं, उनको तुम लोग दावतें खिला रहे हो, जागीर दे रहे हो, पैसा दे रहे हो, रुपया दे रहे हो, ये सब अभी तक खत्म नहीं हुआ है। तात्या, भाई साहब, आपको हमें लज्जित करने का पूरा अधिकार है, आप हमें लज्जित कर सकती हैं, हम इसी योग्य हैं, लेकिन जो कुछ हो रहा है वह आप जानती ही हैं। लक्ष्मीबाई, शायद ब्रह्मभोज के उपलक्ष्य में ये तोपें चल रही हैं। श्रीखंड और लड्डुओं के लिए भी घी शक्कर की कमी तो नहीं पड़ी? घी शक्कर कम तो नहीं पड़ गया जो श्रीखंड और लड्डू बनने उसके लिए? जूही, सरकार इस बार इनको माफ़ कर दीजिए। वो बोलती है तात्या को आप माफ़ कर दीजिए। कौन बोल रही है? जूही। तात्या व्यग्र होकर, भाई साहब, आप यूँ कब तक फटकारती रहेंगी? लक्ष्मीबाई, तू कहती है अच्छा, लेकिन मुंदर का प्रवेश, तभी वहाँ पे मुंदर आ जाती है।
मुंदर, सरकार सेना तैयार है। मुंदर जो उनकी सखी वो आगे बोल रही है कि सेना तैयार है। लक्ष्मीबाई, तो मैं भी तैयार हूँ। तात्या, तुमसे मुझे बहुत आशाएं थी, तुम्हारे रहते ये सब क्या हो गया। जूही, सरकार ये स्वामी भक्त है। लक्ष्मीबाई, लेकिन आज हमें देशभक्तों की आवश्यकता है। खैर, अब भी कुछ नहीं बिगड़ा, अब भी बहुत कुछ किया जा सकता है। तात्या, इसीलिए तो आया हूँ भाई साहब, आप जो कहेंगे वही करूँगा, जो योजना बनाए उसी पर चलूँगा। जो आप कहेंगी, लक्ष्मीबाई से बोलता है कि जो आप कहेंगे मैं उसी के अनुसार चलूँगा। लक्ष्मीबाई, तो जाओ, तलवार संभाल लो। नुपुरों की झंकार के स्थान पर, मतलब घुंघरुओं की आवाज़, नुपुर यानी नाच गाने जो देख रहे हो अभी तक, नुपुरों की झंकार के स्थान पर तोपों गर्जन होने दो, तोपे चलने दो। भूल जाओ राग रंग, याद रखो हमें स्वराज्य लेना है, हमें रणभूमि को मौत से जूझना है। तात्या, महारानी आपकी जय हो, मैं युद्ध के लिए तैयार होकर आया हूँ। लक्ष्मीबाई, जानती हूँ, लेकिन सेनापति इस बार यह याद रखना कि यदि दुर्भाग्य से विजय न मिली तो तुम्हें सेना और सामग्री दोनों को दुश्मन के घेरे से निकाल कर ले जाना है। अगर किसी वजह से हम अंग्रेजों के चक्रव्यूह में फंस गए और हम विजय नहीं प्राप्त सके तो जितनी टुकड़ी हमारी बचेगी, जितने लोग बचेंगे और जितना हमारा तोप बारूद सामान बचेगा, उसको दुश्मन की निगाहों से बचा के तुमको निकल जाना है। तात्या, ऐसा ही होगा। लक्ष्मीबाई, तात्या, मेरा मन कहता है कि ये मेरे जीवन का अंतिम युद्ध है। वो क्या कह रही है, ये मेरे जीवन का अंतिम युद्ध है। जीत हो या हार हो, इस बात की चिंता नहीं, चिंता केवल इस बात की है कि हमारी वीरता कलंकित ना हो, हमारी वीरता जो वो कलंकित ना होने पाए। भाई साहब, तात्या बोलते हैं कि भाई साहब, वीरता आपको पाकर धन्य है, आपके रहते कलंक हमारी छाया को भी नहीं छू सकेगा। आप आज्ञा दीजिए। और वो उनको प्रणाम करता है। क्या करता है? प्रणाम। फिर यहाँ पे लक्ष्मीबाई, प्रणाम तात्या। तात्या का प्रणाम स्वीकार करती है। मैं सीधे युद्ध भूमि में जा रही हूँ, देर न लगाना। तात्या चला जाता है। मुंदर, सरकार आज मैं बराबर आपके साथ रहूँगी। जूही, और मैं भी तोपखाना संभालूंगी। लक्ष्मीबाई, और हम सब मिलकर या तो स्वराज्य प्राप्त करके रहेंगे या स्वराज्य की नींव का पत्थर बनेंगे। हर हर महादेव। और तीनों हर हर महादेव का उद्घोष करती हैं। पृष्ठभूमि में यही उद्घोष उभर कर आता है जो मंच पर प्रकाश के धुंधलाते न धुंधलाते सब कहीं छा जाता है और फिर धीरे धीरे शांति छाने लगती है। प्रकाश उभरने लगता है और पृष्ठभूमि में गीता पाठ का स्वर उठता है। पृष्ठभूमि में से गीता पाठ कर रहा है कोई, इसकी आवाज़ आ रही होती है। तो इस तरह से आपका ये लेसन है कि किस तरह से लक्ष्मीबाई अपने सैनिकों को उत्साहित करती है ग्वालियर का किला फतेह करने के लिए, जीतने के लिए। अंग्रेज जो रोज़ था वो आ रहा था उन पर हमला करने के लिए, तो अपनी सेना की तैयारी के साथ में वो किस तरह से मुकाबला करती है उसका, मुंदर और जूही के साथ में भी। तो यहाँ आपके शब्दार्थ हैं और टिप्पणियाँ थोड़ी सी। शब्दार्थ में प्रलय का मतलब है सृष्टि का विनाश होना। बहुत प्रलय आया हुआ है, वो जैसे कहीं सुनामी आ गई, कहीं बाढ़ आ गई तो उसकी वजह से सब कुछ नष्ट हो गया, तो प्रलय। ऐशोआराम, विलास प्रियता, प्रतिज्ञा, प्रण, शपथ लेना, दुत्कारना, धिक्कारना, स्वराज्य, अपना राज्य, व्यग्र यानी कि आतुर होकर, उतावलेपन में, राग रंग यानी गाना बजाना, और रणभूमि का मतलब है लड़ाई का मैदान। अंकित मतलब निशान लगा हुआ, और उत्तेजित होना, भड़का हुआ है, गुस्से में है बहुत ज़्यादा। आपके थोड़े मुहावरे हैं। तो अड़ जाना का मतलब है किसी बात को मनवाने के लिए जिद करना, किसी बात को मनवाने के लिए बहुत जिद ठान लेना कि भाई मेरा ये काम करना ही पड़ेगा आपको। थपेड़े मारना नहीं कि समस्याओं का तेज़ी से उभरना। हाथ से निकल जाने का मतलब है कि अपने बस में न रहना। भूमि तैयार करना यानी कि आधार बनाना, नींव रखना। भूमि बनाना, घर बनाते तो नींव रखते हैं ना, वैसे ही। तो नींव का पत्थर बनना, किसी खास कार्य की शुरुआत करना। नींद हराम करना का मतलब है गहरी चिंता में डाल देना। और पाताल से खींच लाना का मतलब होता है किसी इच्छित चीज़ को कहीं से भी ढूंढ लाना। आंखें खुलना का मतलब है सजग होना। और मौत से जूझना, साहस से मौत का सामना करना। ठीक है, ये आपके मुहावरे हैं। और इसके बाद में आपके थोड़े क्वेश्चन आंसर्स हैं। तो क्वेश्चन आंसर्स में फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, एक दो वाक्य में उत्तर देना है खाली आपको, कि रानी लक्ष्मीबाई की चिंता का कारण क्या था। रानी लक्ष्मीबाई की चिंता का कारण क्या था कि बहुत प्रयत्न करने के बाद में भी झांसी उनके हाथ में नहीं आ रही थी, स्वराज उनको वो प्राप्त नहीं कर पा रही थी, ये चिंता का कारण था। बाबा गंगादास ने रानी लक्ष्मीबाई से क्या कहा था, फर्स्ट पेज पे ही हमने पढ़ा ये। बाबा गंगादास क्या कहते हैं रानी से? बाबा गंगादास ने रानी लक्ष्मीबाई से कहा था कि समाज में छुआछूत, ऊंच नीच और विलास प्रियता से के होते हुए हमें स्वराज की प्राप्ति नहीं हो सकती है। स्वराज केवल सेवा, तपस्या और बलिदान से ही प्राप्त किया जा सकता है। ये बाबा गंगादास ने उनसे कहा था। रानी लक्ष्मीबाई ने क्या प्रतिज्ञा की थी? रानी लक्ष्मीबाई ने झांसी को फिर से जीत लेने की प्रतिज्ञा की थी। क्या प्रतिज्ञा की थी? झांसी को फिर से वो जीत लेंगी।
जूही सेनापति तात्या का पक्ष क्यों लेती है? क्योंकि वह उनसे प्रेम करती थी। जूही सेनापति तात्या का पक्ष लेती है क्योंकि वह उनसे प्रेम करती थी। तात्या रानी लक्ष्मीबाई के सामने लज्जित क्यों उठे थे? क्यों? अभी हमने पढ़ा था ना कि उन्होंने सरदार कह के संबोधित किया था। रानी लक्ष्मीबाई ने तात्या को सरदार कहकर संबोधित किया था, इसलिए वो उनके सामने लज्जित हो गए थे। ओके, थैंक यू।